Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello students, कैसे हैं आप सब लोग? I hope all of you are good. So we are going to start today the most interesting topic in NTSC syllabus, permutations and combinations. आपको इससे क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी में भी मिलेंगे, मैथ्स में भी मिलेंगे. ऑल राइट, सो देखते हैं हम लोग. लेट अस स्टार्ट. ओके, पहले तो इन शब्द के मतलब हम लोग समझते हैं. परमुटेशन का मतलब क्या हुआ? परमुटेशन का मतलब बच्चों सीधी बात अरेंजमेंट से है. परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, सजाना, चीजों को अरेंज करना. अभी सोचो कि राम, श्याम और घनश्याम तीनों गए फोटो खिंचवाने के लिए, स्टूडियो गए फोटो खिंचवाने के लिए. ठीक है, अगर मैं ऐसा सवाल पूछूं कि हाउ मेनी different photographs are possible, how many different photographs are possible, कितने अलग अलग तरह के फोटोग्राफ बन सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम लोग इसको सोच सकते हैं इस तरीके से कि मैं जितने अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट कर सकता हूं राम, श्याम और घनश्याम का, उतने ही अलग अलग फोटोग्राफ्स मिलेंगे अपने को. ठीक है, अभी इस तरीके से एक फोटो आ गया, राम यहां चला जाए, श्याम यहां आ जाए, तो फोटोग्राफ चेंज हो गया ना. ठीक है, फोटोग्राफ चेंज हो गया. ऑल राइट, राम यहां आ जाए, श्याम यहां आ जाए, फोटोग्राफ चेंज हो गया. क्या दोनों फोटोग्राफ को कोई सेम बोलेगा? कोई नहीं सेम बोलेगा. ठीक है, एक पहले में राम यहां था, दूसरे में राम यहां पर है. ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि हाउ मेनी डिफरेंट फोटोग्राफ्स आर पॉसिबल, हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसा सवाल बना सकते हैं और उसका जवाब ढूंढ सकते हैं कि जितने अलग तरीके से मैं राम, श्याम और घनश्याम को अरेंज कर सकता हूं, मैं उतने ही अलग अलग फोटोग्राफ्स निकाल सकता हूं. ठीक है बच्चों, तो अभी अरेंजमेंट की बात आई. अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है अपना, वो डील करता है काउंटिंग टेक्निक में, अपने को काउंटिंग करना सिखाता है. ठीक है, अभी काउंटिंग किस तरीके से करना है बिना काउंटिंग किए हुए. सही बोला आप लोग, सही सुना आप लोगों ने. काउंटिंग नहीं करना है लेकिन फिर भी काउंटिंग कर लेना है. इसे हम लोग कुछ टेक्निक कह सकते हैं. ठीक है, टेक्निक कह सकते हैं. असली में काउंट नहीं करना है. ठीक है, असली में मैं इस तरीके से असलियत में नहीं गिनूंगा. इस तरीके से राम, श्याम, घनश्याम, एक फोटोग्राफ, राम यहाँ घनश्याम आ गया, यहाँ श्याम आ गया, दूसरा फोटोग्राफ, यहाँ पर श्याम है, यहाँ पर राम, यहाँ पर घनश्याम, तीसरा फोटोग्राफ. ये क्या हुआ? ये एक्चुअल काउंटिंग हुआ. लेकिन अपने को यहाँ पर एक्चुअल काउंटिंग नहीं करना है. यहाँ पर क्या करना है? अपने को टेक्निक सीखना है, टेक्निक लगाना है. ऑलराइट गाइस, तो टेक्निक के ही दरमियान परमुटेशन का अर्थ अपने को पता चला कि अरेंजमेंट होता है. ठीक है, इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम. इसका क्या मतलब हुआ टेकन सम और ऑल एट अ टाइम? इस बात को समझेंगे आप सब बच्चे. टेकन सम और ऑल एट अ टाइम. टेकन सम मतलब आप समझते हो कुछ, और ऑल मतलब समझते हो सब. मान लो कि आप एक शॉप गए, एक ऐसा शॉप गए जो कि टॉय शॉप है. ठीक है, खिलौने की दुकान है. वहां पर आपने देखा कि 100 अलग अलग तरह के खिलौने रखे हैं. 100 डिफरेंट टॉयज आर देयर. ठीक है, कितना खिलौना है बच्चों? 100 खिलौने. आपको अपने घर में सजाने के लिए 5 खिलौने चाहिए. ठीक है, 5 खिलौने चाहिए. तो आप क्या करोगे? इन 100 खिलौनों में से कोई भी 5 खिलौने खरीद करके लाओगे. ठीक है, और उसको यहां पर सजा दोगे इस तरीके से. अब ये सजावट अलग अलग तरीके से होगी. ठीक है, ये सजावट अलग, ई यहाँ आ जाए या फिर यहाँ आ जाए या फिर यहाँ आ जाए. हम लोग गिनना सीखेंगे, कैसे काउंट कर सकते हैं, कितना डिफरेंट अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं, हम लोग सीखेंगे इस बात को. लेकिन क्या है कि आपको यह समझना है यहां पर कि अगर मैं इस टॉय शॉप से इन 100 खिलौनों में से इन 5 के अलावा कोई और चुनता. ठीक है, मान लो ई को नहीं चुन करके एफ को चुनता, तो जितना सजावट ABCDE के साथ हुआ, वो पूरा का पूरा सजावट के दूसरा सजावट, उसके अलावा एक सजावट अब निकल करके आता एफ से.
ठीक है बच्चों, सजावट जो है वो डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं और उसमें से अपन कितने को ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो राम श्याम और घनश्याम गए फोटो खिंचवाने के लिए, तो कितने डिफरेंट फोटोग्राफ्स पॉसिबल है। तो इस सवाल का जवाब कई सारे तरीके से दिया जा सकता है। अभी अगर ये बोला जाए कि तीनों खड़े हुए तो जो फोटोग्राफ्स बनेंगे, दो ही आए हैं फोटो में तो अलग तरह का फोटोग्राफ बनेगा। ठीक है, खाली एक ही फोटोग्राफ हो, खाली एक ही आदमी हो फोटोग्राफ में तो वो अलग तरह का फोटोग्राफ बन जाएगा। तो क्या टेकन सम मतलब क्या है कि अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से मैं टोटल को नहीं लेकर के कुछ को छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, और जो मैंने लिया उसका ही बस सजावट कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम लोग तीन ऑब्जेक्ट है राम श्याम और घनश्याम, इसका अरेंजमेंट करना है तो इस तरीके से RSG RGS SRG SGR GRS GSR, तीन का हो गया। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया, टेकन ऑल एट अ टाइम, सबको ले लिया। ठीक है, टेकन सम, सम में क्या आएगा, या तो एक को ले या फिर दो को ले। फिर और अरेंजमेंट कैसे होगी, तो और अरेंजमेंट होगी बच्चों टेकन सम, कुछ को ले रहा हूं तो कुछ में मैं दो को लेता हूं, तो दो को लिया तो इस तरीके से रख दिया, इस तरीके से रख दिया। दो को लिया तो राम और श्याम की बजाय राम और घनश्याम को ले लिया, राम और घनश्याम को लिया तो इस तरीके से सजावट कर दिया, पहले राम को रखा फिर घनश्याम को रखा, पहले घनश्याम को रखा फिर राम को रखा, इस तरीके से सजावट कर दिया। अभी मैं राम श्याम को ले लिया, राम घनश्याम को ले लिया, और भी मैं सजावट कर सकता हूँ, कैसे घनश्याम और राम को ले लूं। ठीक है, घनश्याम और राम को मैं लूंगा तो इस तरीके से सजावट हुई। ठीक है बच्चों, अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि और सजावट करने के लिए अब एक ही को चुनूं या तो राम को चुनूं। जब मैं राम को चुनूंगा तो उस वक्त सिर्फ राम इस तरीके से आकर के खड़ा रहेगा, हो गया सजावट। ठीक है बच्चों, फिर श्याम और घनश्याम। तो इसमें से ये जो हम लोगों ने डिफरेंट सजावट करे, ये जो हम लोगों ने डिफरेंट सजावट करे हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि टेकन ऑल एट अ टाइम का है, ये सब टेकन ऑल एट अ टाइम है, और कुछ ऐसे हैं जो कि टेकन सम एट अ टाइम है। ये अरेंजमेंट कैसे है बच्चों, टेकन सम एट अ टाइम। ठीक है, तो सम और ऑल एट अ टाइम का मतलब समझ में आ गया होगा बच्चों। अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग सबको ले सबको ना ले, ठीक है, कुछ को ही ले कुछ को छोड़ दे, ऐसे करके भी सजावट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो परमुटेशन का मतलब यहाँ पर क्या समझ में आ गया बच्चों, अरेंजमेंट। परमुटेशन शब्द के बारे में एक शब्द क्या कहा जाएगा, अरेंजमेंट। जैसे ही आप शब्द सुनो परमुटेशन तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अरेंजमेंट की बात की जा रही है, सजावट करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n different objects taken are at a time where 0 less than equal to r less than equal to n and the objects do not repeat is NPR। ये क्या है बच्चों, ये सिंबल पोर्शन है। क्या है ये, सिंबल पोर्शन। ठीक है, चिन्ह सिंबल है, जस्ट आप इसको सिंबल की तरह ही लें। यहाँ पर एक सिंबल लिख रखा है NPR, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, NPR is a symbol, NPR is a symbol, NPR is a symbol। ऑलराइट, NPR क्या है बच्चों, ये सिंबल है। NPR एक ऐसा सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है total number of different arrangements in which r objects can be r objects can be arranged out of n given objects। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स को बताता है। अपने पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं बच्चों, n, n में से अपने को अरेंजमेंट करना है कितने ऑब्जेक्ट का, r का। ठीक है, r का अरेंजमेंट करना है तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास है, NPR के पास है। ठीक है बच्चों, NPR एकदम सीधा सा मतलब हो गया, ये बात कर रहा है नंबर ऑफ वेज। ठीक है, ये किस चीज की बात कर रहा है, नंबर ऑफ, कितने तरीके से, कितने तरीके से मैं अरेंजमेंट कर सकता हूं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, बस और कुछ भी नहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। अगर ये नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि नंबर की बात कर रहा है, कितने तरीके होंगे, तो या तो एक तरीका होगा, दो तरीका, तीन तरीका, कहने का मतलब ये नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर आएगा। NPR क्या होगा बच्चों, NPR एक नेचुरल नंबर है, ये बता रहा है, काउंट करता है, ये कुछ क्या चीज को काउंट करता है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स को काउंट करता है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसी का एक और सिंबल इस तरीके से भी है, ये सिंबल पोर्शन है। ठीक है, या तो मैं ऐसे करके लिख लूं या फिर मैं ऐसे करके लिख लूं। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ
ways in which we can arrange r objects out of n given objects। ठीक है, r ऑब्जेक्ट को n given ऑब्जेक्ट में से चुन करके अरेंज करने का कितना तरीका है। ठीक है, ऑलराइट। आपके घर में मान लो 3 खाली जगह है जहां पर आपने कुछ खिलौना रखने का सोचा। आप दुकान गए, 100 खिलौना आपको दिखा, आप क्या करोगे, उसमें से कोई 3 खिलौना ले लोगे, ठीक है, उसको ला करके फिर यहाँ पर अरेंजमेंट करोगे। ठीक है, आपने जो 3 खिलौना लाया ए बी सी, उसके अलावा आप ए बी डी लाओगे तो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। तो पूरा का कितना बनेगा, 100 में से 3 का कितना अरेंजमेंट होगा, सब बता देगा ये टेक्निक। ये टेक्निक आपको सब कुछ बता देगा कि 100 में से अगर 100 खिलौना है दुकान में, तो उसमें से मैंने 3 खिलौना को अरेंज करना है, तो कितने तरीकों से मैं कर सकता हूं, कितने तरीकों से कर सकता हूं, आपको कौन बता देगा, ये फॉर्मूला बता देगा। ये फॉर्मूला बता देगा। क्या है ये फॉर्मूला बच्चों, NPR। अगर मैं यहाँ पर जो भी बात कर रहा हूँ, 100 खिलौना है दुकान में, 3 खिलौना अपने को अरेंज करना है, तो उससे क्या हो गया, 100P3, 100P3। ऑलराइट, 100P3। NPR का वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, यही दे रखा है। ठीक है बच्चों, यही दे रखा है। अब ये क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये साइड में क्या इनइक्वालिटी लिख रखा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, अभी उस पर ध्यान मत दीजिए। NPR का ये वैल्यू होगा। फैक्टोरियल के बारे में सब बच्चे जान चुके हो, फैक्टोरियल के बारे में सब बच्चे जान चुके हैं। ये क्या हो गया, 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया, 100 फैक्टोरियल अपॉन 97 का। ठीक है, 97 का फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 इंटू 98 इंटू 97 आ जाएगा। ये कैलकुलेट करके जो भी आ जाए, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये 100 माइनस 2 है और 100 माइनस 3 है। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर हो गया प्लस 6 हो गया माइनस 500 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 10,000 में से 500 गया तो 9506। टोटल डिफरेंट कितने आ जाएंगे बच्चों, 9506। 100 से और मल्टीप्लाई होगा इतना, तो 1 10 100,000 10,000 लैक्स, 9,50,600 तरीका। आप एक दुकान में गए, आप एक दुकान में गए, वहां पर 100 खिलौना रखा हुआ था, आपको 3 खिलौना चाहिए अपने घर पर सजाने के लिए। आप वहां से कोई भी 3 खिलौना लेकर के आ जाओ, कोई भी 3 खिलौना लेकर के आ जाओ, कोई भी 3 खिलौना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी 3 खिलौना लेकर के आ जाओ और उसको अपने घर में सजा दो। यहाँ पर आप ऐसा कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हो, 9,50,600 अलग अलग तरीकों से ऐसा कर सकते हो। ठीक है, कुल 9,50,600 तरीकों से 100 में से 3 खिलौना को अरेंज किया जा सकता है। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा पांचवा, पहला दूसरा छठा, पहला दूसरा सातवां, ये एक्चुअल काउंटिंग में बोल रहा हूँ। ठीक है, उसी के लिए क्या है अपने पास, एक टेक्निक है। ये टेक्निक कहां से आया, ये टेक्निक कहां से आया, तो वो तो बहुत आसान सी बात है, ये टेक्निक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आया है। उसके बारे में अगर मौका मिला हम लोगों को तो सीखेंगे बहुत जल्दी, अदरवाइज क्लास 11th में तो आप लोग सीख नहीं पाए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आया है। ठीक है, क्लियर है, आई होप दिस इज डन। अब देखिए इस इनइक्वालिटी पर आते हैं, अब इस इनइक्वालिटी पर आते हैं। आप दुकान गए, आपको 100 खिलौना दिखा, ठीक है, उसमें से आपने 3 का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, 3 का अरेंजमेंट करना है, 3 का अरेंजमेंट करना है, तो 100 किसके इक्विवेलेंट हो गया, n के इक्विवेलेंट हो गया कि r के इक्विवेलेंट हो गया, n के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, 3 किसके इक्विवेलेंट हो गया, r के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए मैं दुकान गया, 100 खिलौने वहां पर रखे थे, ठीक है, 100 खिलौने रखे थे, क्या उसमें से मैं 100 खिलौना ले सकता हूं, हाँ ले सकता हूं। ठीक है, तो दूसरी बात, मैं दुकान गया, वहां पर 100 खिलौने रखे हुए, तो क्या मैं वहां से 0 खिलौना ले सकता हूँ, 0 खिलौना, 0 टॉय ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। मैंने सबको छोड़ दिया, हो गया 0 टॉय लिया मैंने। ठीक है, तीसरी बात, अगर मैं एक दुकान गया, 100 खिलौने रखे हैं, क्या मैं वहां से 101 खिलौने ले सकता हूँ, 101 टॉयज ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, 101 टॉयज नहीं ले सकता। मतलब ये r जो है n से छोटा होना चाहिए, r n से छोटा होना चाहिए। ठीक है, बराबर हो सकता है कि हाँ बराबर होता है, सब खिलौना, सारे के सारे टॉयज ले लिए मैंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, मैं दुकान गया, 100 खिलौने हैं, 100 टॉयज हैं, क्या मैं वहां से -1 टॉय ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, -1 टॉय नहीं ले सकता हूँ। 0 टॉय ले सकता हूँ, सबको छोड़ दिया मैंने, 0 टॉय ले सकता हूँ,
लेकिन -1 to i नहीं ले सकता हूँ। तो r जो कि नंबर ऑफ जो मैं ले रहा हूँ उसका वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, 0 से कम नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है, तो यही इनइक्वालिटी है। जो n और r पर कंडीशन है उसके लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है, उसके लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है। आई होप इट इज क्लियर अप टू हियर। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आस्क। कुल 9,50,600 तरीकों से आप 100 में से 3 लोगों को अरेंज कर सकते हो, 100 में से 3 टॉयज को अरेंज कर सकते हो, 100 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, फैक्टोरियल के बारे में क्लियर आप सब बच्चों को, जिन बच्चों को नहीं पता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है, क्योंकि फैक्टोरियल की जरूरत पड़ेगी ना, देखा आपने पीछे फॉर्मूला परम्यूटेशन का फैक्टोरियल से डिफाइन हो रहा है। ऑलराइट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैंने इसके बारे में भी बताया है। क्या है कि अगर किसी काम को करने का n तरीका है, ठीक है, दूसरे काम को करने का n तरीका है, दोनों को एक साथ करने का तरीका m into n हो जाएगा, ठीक है, दोनों को एक साथ करने का तरीका m into n हो जाएगा। इसको कहते हैं वर्क W is depending upon W1 and W2। W जो है W1 और W2 पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो W1 को करने का जितना तरीका होगा, W2 को करने का जितना तरीका होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो W को करने का तरीका आ जाएगा। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 आता है, एक तो मल्टीप्लिकेशन आता है और दूसरा एडिशन आता है, ठीक है। एडिशन में क्या है कि अगर डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सिटी ए है, यहाँ पर सिटी बी है, ये नदी, ठीक है, ये यहाँ पर रिवर है, नदी बह रही है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक फ्लाईओवर बना हुआ है जाने के लिए, ये दूसरा फ्लाईओवर इधर बना हुआ है और यहाँ पर 3 बोट रखा हुआ है, 3 बोट रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं शहर ए से शहर बी जाने का कितना तरीका होगा ये कैसे खोज सकता हूँ? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन से। या तो मैं फ्लाईओवर से जाऊं W1, या तो मैं फ्लाईओवर से जाऊं W2, या तो मैं बोट से जाऊं, ठीक है। फ्लाईओवर से जाने का कितना तरीका? 2 तरीका। बोट से जाने का कितना तरीका? 3 तरीका। टोटल कितना तरीका? 6 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। या तो मैं यहां से जाऊंगा, या तो इससे जाऊंगा, या तो इससे जाऊंगा, या तो इससे जाऊंगा, या फिर इससे। आई होप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो कि हम लोग दोबारा से समझ रहे हैं ये क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। नेक्स्ट, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n। अब समझते हैं हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से किस तरीके से परम्यूटेशन आता है, इस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। क्या कहा जा रहा है बच्चों कि अपने पास टेकन r एट अ टाइम मतलब r ऑब्जेक्ट लिया जा रहा है, ठीक है। मतलब ये वही बात हो गई कि अपने पास r खाली जगह है, ठीक है। अभी ऐसा करते हैं ना, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। r की जगह पर मैं 7 ले लेता हूं, ठीक है। n की जगह पर मैं 15 ले लेता हूं। टोटल 15 ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, लेकिन उसमें से मैंने 7 का ही अरेंजमेंट करना है, ठीक है, 7 का ही अरेंजमेंट करना है, ठीक है। अभी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, वर्क डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये बॉक्स 1 है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, बॉक्स 1, ये है बॉक्स 2, ये खाली जगह है जहां पर मैं अरेंजमेंट करेंगे तो कहीं पर रखेंगे ना, तब तो अरेंजमेंट करेंगे, इसीलिए ऐसा बॉक्स बना करके हम लोग करते हैं, ठीक है। B6 B7, ठीक है। बॉक्स 1 को भरने का, बॉक्स 1 को भरने को हम लोगों ने काम कह लिया, वर्क 1 कह लिया। बॉक्स 1 को भरना इज W1। व्हाट इज W1? टू फिल द बॉक्स A, टू फिल बॉक्स 1, ठीक है। B2 को भरना हम लोगों ने W2 कह लिया, B3 को भरना हम लोगों ने W3 कह लिया, B4 को भरना हम लोगों ने W4 कह लिया, B5 को भरना W5, B6 को भरना W6, B7 को भरना W7 कह लिया, ठीक है बच्चों। अभी देखिए अपना ये छोटा छोटा वर्क है जो कि जब एक साथ परफॉर्म होगा W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, तो अपना मेन वर्क कंप्लीट हो जाएगा। मेन वर्क क्या है बच्चों? मेन वर्क क्या है? 7 खाली जगह को भर देना। मेन वर्क क्या है? 7 खाली जगह को भर देना, 7 खाली जगह को भर देना मेन वर्क, ठीक है। अभी देखो मेन वर्क क्या है, ये डिपेंड कर रहा है 7 छोटे छोटे वर्क्स पर। ऐसे सोचिए आप, क्या
खाली W1 हुआ तो W हो गया क्या? नहीं। W1 W2 दोनों हुआ तो W हो गया क्या? नहीं। साथ के साथ एक साथ परफॉर्म होंगे तभी ये W परफॉर्म हो। मतलब W जो है ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पर? W1 से लेकर के W7। तो W1 को करने का कितना तरीका हो? W को करने का कितना तरीका हो? जितने तरीके से मैं W1 परफॉर्म कर सकता हूं इनटू जितने तरीके से मैं W2 परफॉर्म कर सकता हूं, इसी तरीके से मैं जितने तरीकों से 7वां वर्क कंप्लीट कर सकता हूं, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा W को करने का तरीका। यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वैसे जगह पर लगेगा जहां पर W5 हुआ तो भी W हो गया, ठीक है, ये W4 हुआ तो भी W हो गया, वहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा। लेकिन जहां पर सिर्फ W5 के होने से W परफॉर्म नहीं होता है, वहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, ठीक है। अभी देखिए मेरे पास क्या है कि मेरे पास क्या है, टोटल 15 ऑब्जेक्ट है, 15 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन 7 खाली जगहों पर 15 डिफरेंट ऑब्जेक्ट भर देना है, ठीक है। तो बॉक्स 1 को भरने का काम जो है मैं कितने तरीके से कर सकता हूं? बॉक्स 1 को भरने का काम मैं कितने तरीके से कर सकता हूं? 15 तरीके से, 15 तरीके से, ठीक है। या तो 15 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, या तो मैं ऑब्जेक्ट 1 डाल दूं, ऑब्जेक्ट 2 डाल दूं, ऑब्जेक्ट 3 डाल दूं, 15 अलग अलग तरीकों से कर सकता हूं, ठीक है बच्चों। अभी यहां पर कहा गया है वेयर रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है, मतलब मैंने जिस ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा उसको ही दोबारा यहां पर रख सकता हूं, उसको ही दोबारा यहां पर रख सकता हूं। ऐसा कैसे होगा? ऑब्जेक्ट तो खत्म हो जाएगा। नहीं, अपने पास एबंडेंस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हर एक तरह का टोटल डिफरेंट 15 ऑब्जेक्ट है, लेकिन हर एक तरह का बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका कोई कमी नहीं है। ये कंडीशन के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग काम होगा। मेन अपना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें अपन क्या करते हैं, वर्क डिफाइन करते हैं और उसके अनुसार फिर काम करते हैं। जो कंडीशन दे रखा है यहाँ पर, कंडीशन क्या देता है? रिपीटिशन अलाउड है। तो अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब इनफाइनाइट नंबर, ये 15 में से हर एक ऑब्जेक्ट बहुत बार है, ठीक है। जैसे नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स बहुत है अपने पास, अथाह है, जितना चाहिए उतना उठा लो, ठीक है। इस जगह को भी 15 तरीके से भरा जा सकता है, इस जगह को भी 15 तरीके से भरा जा सकता है, इस जगह को भी 15 तरीके से भरा जा सकता है, इस जगह को भी 15 तरीके से भरा जा सकता है, इस जगह को भी 15 और इस जगह को भी 15 तरीके से भरा जा सकता है। हर एक 7 में से हर एक जगह को अपन 15 तरीकों से 15 तरीकों से भर सकते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोल दिया कि अभी W डिपेंड कर रहा है, ऐसा बोल दिया, तो ये क्या हो गया बच्चों? 15 गुना 15 गुना 15 गुना 15 गुना 15 गुना 15, कितना बार? 7 बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 15 का पावर 7, ठीक है। तो आप कोरिलेट कीजिए, n की जगह पर मैंने 15 रखा था, r की जगह पर मैंने 7 रखा था, तो n टू द पावर r आ गया ना आंसर, n टू द पावर r आ गया, ठीक है बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट, हाँ जी। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं थोड़ा आपको बैक के स्लाइड पर ले चलो। बैक का स्लाइड ये वाला अपना स्लाइड, यहाँ पर पहले तो ये काम करता हूं। एनपीआर क्या है बच्चों? एनपीआर क्या है कि एन में से टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए? टोटल मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। टेकन कितना है? टेकन कितना है? आर, ठीक है। मतलब एन में से आर ऑब्जेक्ट्स का मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं। यहाँ पर क्या कुछ भी लिखा हुआ है कि रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं? नहीं लिखा हुआ है तो रिपीटेशन अलाउड नहीं रहेगा। एक बार जैसे मैंने ले लिया उसे मैं दोबारा नहीं ले सकता, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास 15 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, 15 नहीं लेता हूं, 15 नहीं लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 ऑब्जेक्ट्स में से मैं क्या करता हूं कि 5 डिजिट्स हैं अपने पास, ठीक है। चलिए अब थोड़ा नंबर्स के साथ खेलते हैं। 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 7 9, ये 5 डिजिट्स हैं। इनसे अपने को नंबर बनाने हैं और इस तरीके से नंबर बनाने हैं
कि उसमें कोई भी डिजिट दोबारा से रिपीट नहीं, ठीक है। तो वैसा कितना नंबर बनेगा, सवाल ये आ गया, वैसा कितना नंबर बनेगा जो कि 5 डिजिट का होगा और उसमें यही डिजिट्स यूज हो रहे होंगे और एक ही बार यूज हो रहे होंगे, रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। मतलब 1 2 3 7 9 से बनता हुआ कितना 5 डिजिट का नंबर होगा जिसमें कोई भी डिजिट दोबारा से रिपीट नहीं होगा। तो इसमें हम लोग इस नंबर को कंसीडर करेंगे क्या, नहीं करेंगे। इस नंबर को कंसीडर करेंगे क्या, नहीं करेंगे। इस नंबर को कंसीडर करेंगे क्या, नहीं करेंगे। इस नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो अपने पास है भी नहीं, 4 तो है भी नहीं। 1 2 7 7 9 इसको कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। किसको कंसीडर करेंगे, 1 2 3 7 9 को कंसीडर करेंगे, 2 1 3 7 9 को कंसीडर करेंगे, 9 1 2 3 7 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। इन सबको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इनको ही अपने को काउंट करके बताना है। तो देखिए 5 डिजिट के नंबर है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, वर्क डिफाइन करता हूँ, डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, मैंने 5 बोला, 5 डिजिट का नंबर बनाना, 5 डिजिट का नंबर बनाना, ये अपना क्या है, डब्ल्यू। ये डिपेंड कर रहा है 5 छोटे छोटे वर्क्स। W1 क्या है, बॉक्स 1 को भरना, बॉक्स 1 को भरना। W1 क्या है, बॉक्स 1 को भरना। W1 इस तरह से बॉक्स 1 को किसी डिजिट से 1 2 3 7 9 किसी डिजिट से भर देना, ठीक है, भर देना। आप समझिएगा बात को, मैं हिंदी में जानकर सिर्फ लिख रहा हूं ताकि आप वर्क को डिफाइन करना सीखें। W2 क्या है, बॉक्स 2 को भर देना, बॉक्स 2 को भर देना। लेकिन जरा सोचिए, ठीक है, अच्छा चलिए वो हम लोग सोचने का काम करेंगे। W3 क्या हो जाएगा, बॉक्स 2 को भर, बॉक्स 3 को भर देना। W4 क्या हो जाएगा, बॉक्स 4 को भर देना। W5 क्या हो जाएगा, बॉक्स 5 को भर देना, ठीक है। अभी अपना W जो है वो डिपेंड कर रहा है W1 W2 W3 W4 W5 पर, ये 5 छोटे छोटे वर्क्स। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग परफॉर्म करना शुरू करते हैं। इस तरीके से हम लोग इन वर्क्स को कर सकते हैं। तो बॉक्स 1 को भरने का काम कितने तरीकों से किया जा सकता है, जवाब दो, टाइप करके भेजो। बॉक्स 1 को भरने का काम कितने तरीकों से किया जा सकता है, बॉक्स 1 को भरने का काम बच्चों कितने तरीकों से किया जा सकता है, 5 तरीकों से किया जा सकता है। या तो मैं 1 भर दूं, या फिर 2 भर दूं, या फिर 3 भर दूं, या फिर 7 भर दूं, या फिर 9 भर दूं, ठीक है। अभी मान लो कि मैंने बॉक्स 1 को किसी नंबर से भर दिया, तो अपने पास तो एक नंबर खत्म हो गया ना। अब कितना डिजिट बच रहा है, कितना डिजिट, एक डिजिट से भर दिया, ठीक है, एक डिजिट से भर दिया। अब अपने पास कितना डिजिट बच रहा है, 4 डिजिट बच रहा है, ठीक है बच्चों, 4 डिजिट बच रहा है। तो मैं बॉक्स 2 को कितने तरीके से भर सकता हूं, 4 तरीकों से। बॉक्स 3 को मैं कितने तरीकों से भर सकता हूं, 3 तरीकों से। बॉक्स 4 को मैं कितने तरीकों से भर सकता हूं, 2 तरीकों से। लास्ट में अपने पास एक ही डिजिट बचेगा, तो बॉक्स 5 को मैं कितने तरीके से भर सकता हूं, एक तरीके से। ऑलराइट गाइस, आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग्स। अभी हम लोगों ने बोल रखा था कि ये रिपीटेशन नहीं करना है, रिपीटेशन नहीं करना है, ठीक है। अगर ऐसा हम लोग नहीं बोलते कि रिपीटेशन नहीं करना है, रिपीटेशन कर सकते हैं, इस इन्हीं डिजिट से रिपीटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज पर बहुत सारा चीज डिपेंड करता है। अगर आपको देगा हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग दीज डिजिट्स, इसका मतलब बोल दिया रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। यूजिंग दीज डिजिट्स मतलब सबका इस्तेमाल करना है, 1 का भी इस्तेमाल करना है, 2 3 7 9 सबका इस्तेमाल करना है, तो रिपीटेशन तो नहीं ना कर पाओगे, ठीक है। आपको ऐसे बोलेगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 7 9 वेयर रिपीटेशन इज अलाउड, तब जाकर के आप रिपीटेशन कर सकते हो, तब जाकर के आप रिपीटेशन कर सकते हो। ऑलराइट, मान लीजिए रिपीटेशन करना होता तो क्या हो जाता, ये बॉक्स 1 को भरने का कितना तरीका, 5 तरीका। बॉक्स 2 को भरने का 5 तरीका। जो डिजिट बॉक्स 1 में आ गया वो बॉक्स 2 में भी आ सकता है। बॉक्स 3 को भरने का 5 तरीका, बॉक्स 4 को भरने का 5 तरीका, बॉक्स 5 को भरने का 5 तरीका। कुल कितने तरीके, 5 का पावर 5, ठीक है। और यहाँ पर कितना जवाब आ रहा है बच्चों, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ये 5 फैक्टोरियल हो गया ना, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है, 5 फैक्टोरियल हो गए। अभी देखिए मैं डिफरेंट डिजिट से 5 डिजिट के नंबर यूजिंग 1 2 3 7 9 इतने बना सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा आपको 120। 120 नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा होगा। वहीं पर 5 टू द पावर 5 ऐसे नंबर्स होंगे, कितना हो जाएगा, 625 इंटू 5, 3125। इतने नंबर्स ऐसे होंगे
1 2 3 7 9 से बनते हुए जिनमें डिजिट्स रिपीट कर रहे होंगे, 2 बार रिपीट हो रहा होगा, 3 बार रिपीट हो रहा होगा, 4 बार रिपीट हो रहा होगा, 5 बार रिपीट हो रहा होगा। इसमें कैसे नंबर्स भी हम लोगों ने काउंट करे हैं, 11,111, 22,222, 33,333, 44,000, इस तरह के नंबर हम लोगों ने कंसीडर करे। उसके अलावा 12,333 ऐसे भी नंबर्स हैं वहां पर। उसके अलावा 12,377 ऐसे भी नंबर्स हैं वहां पर। ठीक है, ऑलराइट। ये 120 जो है बच्चों, ये भी इसमें समाया हुआ है, ये भी इसमें समाया हुआ है। ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ से कुछ आइडिया लग रहा हो। सो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर और आगे का काम करेंगे, सीखेंगे किस तरीके से नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स एंड p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, किस तरीके से हम लोग सजा सकते हैं, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके गाइस, आज के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुराइज इंडिया। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी आज फिजिक्स का क्लास करेंगे, ठीक है, और ये भी तुम्हारा डिस्टेंस पर ही बेस्ड है। इसका आंसर क्या आना चाहिए बताइए? डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड। उसने एक्चुअल क्या, कौन से पाथ से और कितना उसका एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है, वही क्या है? डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तुम्हारा? शॉर्टेस्ट पाथ। क्या है बाबू? शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो यहाँ पर तुमसे डायमीटर का बात किया है कि डायमीटर क्या होगा। एक व्हील कितना रिवॉल्यूशन किया है? तो 2000 रिवॉल्यूशन किया है। कितना किया है भाई? तो 2000 रिवॉल्यूशन टू कवर द 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस, टू कवर द 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है ना। मतलब एक बार रिवॉल्यूशन करेगा, एक बार रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा भाई? तो 2 पाई इंटू आर करना चाहिए ना। एक व्हील जब रिवॉल्यूशन करेगा तो एक बार मान लो कि रिवॉल्यूशन किया, मान लो एक व्हील है, एक बार रिवॉल्यूशन किया तो कितना डिस्टेंस मूव किया? तो सरकमफेरेंस के बराबर। किसके बराबर भाई? सरकमफेरेंस के बराबर। तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। आप ही देखो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ देता कि अगर ए से चलकर ए पर ही आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमारा चेंज देखा जाता है, लेकिन यहाँ तो चेंज आया ही नहीं। चेंज है क्या यहाँ पर? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है? सेम है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। देखो हर एक क्वेश्चन से मैं 2-3 क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट है मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एक बार रिवॉल्यूशन करता तो 2 पाई आर डिस्टेंस मूव करता। कितना रिवॉल्यूशन किया है? 2000। तो 2000 रिवॉल्यूशन में इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा भाई? तो 2 पाई आर में 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये? 2 पाई आर इंटू 2000, ठीक है ना। और इसका वैल्यू दे दिया है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज योर 9.5 किलोमीटर। तो 9.5 किलोमीटर को चेंज करो मीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। और ये हो गया, पाई को ऐसे ही रखो और 2000 को ऐसे ही रखो, ठीक है। 2r, क्या बोला है? 2r, 2r बचा ना। डायमीटर से तुमको पूछा कि डायमीटर कितना होगा, डायमीटर क्या होता है तुम्हारा? 2r के बराबर। अगर रेडियस 1 मीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। यहाँ पर जो 2r होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? डायमीटर के इक्वल। डी रख दो, यहाँ पर डी कितना हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा 950। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा ये 2 जीरो ना, 9500 बाई में पाई इंटू 2000, ठीक है ना। तो ये 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 95 बाई में 20 इंटू 3.4, 20 इंटू 3.4। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करो, आई थिंक 1.5 मीटर आंसर आना चाहिए। 1.5 मीटर सॉल्व करो स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है आंसर? 1.5 आ रहा है। हाँ 1.5 मीटर इसका आंसर आना चाहिए। कौन कौन ने बोला है आंसर इसका? अच्छा, प्रत्युष संजय नहीं है क्या? प्रत्युष, साक्षी, प्रिया, ये लो। एक निखिल आनंद होगा। तो क्या है इस क्वेश्चन में भाई? 95 को तुम 20.3.14 से करोगे तो कितना आएगा भाई? ये 60.28, 60.28। 95 में 60.28 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तुमको खुद ही देखो ना भाई। 95 में अगर तुम 60 से डिवाइड करो, हम लोग अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं, अप्रॉक्स लेके चलो ना। 95 में तुम 60 से डिवाइड करो, मान लो कि 3.14 नहीं है, 3 है, 20 इंटू 3 है, 60 है। 95 को जब तुम 60 से डिवाइड करोगे, तुमको लग ही रहा है
कि 60 से 1 में करोगे तो 60 आएगा, 2 में करोगे तो 120 आएगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में है। ऑप्शन देखो कौन सा 1 और 2 के बीच में है, तो केवल ऑप्शन ए दिखा, तो आंसर क्या होगा? ए होगा। जब आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है और एग्जाम में तो कैलकुलेटर होगा नहीं, तो आप इस तरह से अप्रोक्सीमेशन लगाना कि जो भी ऑप्शन होता है उतना पास ऑप्शंस नहीं होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An object covers 1/4 of the circular path. What will be the ratio of the distance and displacement of the object? क्या रेशियो होगा भाई जब कोई सर्कुलर पाथ 1/4 कवर करे? देखो मान लो ये सर्कुलर पाथ है, एक बार सुनना अच्छे से। मान लो ये सर्कुलर पाथ है और कोई ए से चलकर ए पर ही आ जाए, ए से चलकर ए पर ही आ जाए, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, ठीक है। अब कोई ए से चलकर बी पर आ जाएगा, तो भाई ए से चलकर बी पर आ जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, आधा सर्कमफेरेंस के कितना हो जाएगा? पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर। वो लाइन जो फाइनल पोजीशन से लेके इनिशियल पोजीशन को मैच कर रहा हो, या मतलब उसको मिला रहा हो, ठीक है ना। इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन क्या है? बी है। इसको एक लाइन से क्या करो? मिलाओ, मतलब यही वाला लाइन तुमको मिल गया डिस्प्लेसमेंट। और इसको क्या बोलते हो? डायमीटर बोलते हो। ये क्या है? तुम्हारा डायमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 2r के बराबर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो भाई ना ही फुल सर्किल कर रहा है और ना ही हाफ सर्किल कर रहा है। एक्चुअली वो 1/4 चला है। मान लो ए से आज चलते हो कहाँ आ गया है? सी पर आ गया है, ठीक है। इस तरह से 1/4, ना फुल किया है ना हाफ किया है। तो इस दौरान उसका टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब देखो ये भी तुम्हारा रेडियस आर के बराबर, ये भी किसके बराबर भाई? आर के बराबर, ठीक है। ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस निकालना होगा, तो अगर पूरे सर्कल का डिस्टेंस 2 पाई आर होता है, पूरे सर्कल का डिस्टेंस 2 पाई आर होता है, आधे का डिस्टेंस पाई आर होता है, तो ये 1/4 का कितना हो जाएगा भाई? एक काम करेंगे, 2 पाई आर में से 4 से डिवाइड करा देंगे। क्या कर देंगे भाई? 4 से डिवाइड करा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? पाई आर बाई 2। ये तुम्हारा क्या निकल गया? ये निकल गया तुम्हारा डिस्टेंस। दिस इज योर डिस्टेंस, ठीक है। फॉर डिस्प्लेसमेंट अब क्या करोगे भाई? तो इनिशियली ये यहां से स्टार्ट किया चलना और फाइनली कहां पहुंच गया वो? सी पॉइंट पे। तो आप क्या करोगे? यहां से एक लाइन मैच करोगे, लाइन ड्रॉ करो इस तरह से। यही तुमको क्या शो करेगा भाई? डिस्प्लेसमेंट। क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये क्या था? आर था, ये भी क्या था? आर था, और ये तुम्हारा है डिस्प्लेसमेंट। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। और तुम पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हो, अगर ये आर है और ये आर है, ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का क्या होता है? रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया तुम्हारा, वो आ गया √2 और बाहर में आ गया आर। क्या आ गया? √2 और बाहर में आ गया आर। तो अगर ये क्या पूछा है भाई? रेशियो पूछा है डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा है, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का। क्या करोगे भाई? तो डिस्टेंस आ गया पाई आर बाई 2 और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? √2r, √2r। तो r से r कैंसिल, यहां पर क्या आ गया भाई? पाई बाई 2√2। क्या आ गया? पाई बाई 2√2। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। कौन कौन ने बताया आंसर इसका? हाँ बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन, देखो इससे बाहर आएगा ही नहीं। जो मैं करा रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से ढंग से करो, बहुत बढ़िया से। इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हो रहा है हम बताते चल रहा है। कि अगर तुम एक्सपेक्ट करो कि हम आकर अभी थ्योरी बताएं तो वो नियरली इम्पॉसिबल है। अभी हम लोग थ्योरी नहीं करेंगे, अभी हम लोग केवल क्वेश्चन के थ्रू ही जाएंगे कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन करो, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है मैं एक ही क्वेश्चन में बताते चल रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पर्सन मूविंग फ्रॉम एक्स टू वाई अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे
कि सेमी सर्कुलर पाथ का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जिसका रेडियस r दे दिया है, सेमी सर्कुलर पाथ है भाई। इस तरह से मान लो कि एक तुम्हारा सेमी सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, ये तो पूरा सर्कल हो गया। अब मान लो कि एक सेमी सर्कुलर पाथ दिया है, सेमी सर्कुलर पाथ दिया है जिसका रेडियस क्या है, तो रेडियस इसका दे दिया है स्मॉल r है। तो मान लो कि कोई भी x से y आया, यहाँ x और दिस इज योर y, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पर्सन मूविंग फ्रॉम x टू y along a semi circular path of radius r। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, अगर सेमी सर्कुलर पाथ है तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, xy होगा, ये xy ना डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये xy का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2r। कितना हो जाएगा भाई, 2r। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, और इसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे दिया है 200। कितना दिया है भाई, 200। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि r कितना आया भाई, 100 मीटर। कितना आ गया, 100 मीटर। तो यहां से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से रेडियस निकाल दिया। जब रेडियस आ गया तो वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑल्सो। अगर पूरा सर्कल किया रहता तो डिस्टेंस हो जाता 2 पाई आर, लेकिन इसने हाफ सर्कल किया है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर। कितना हो जाएगा भाई, पाई आर। तो पाई इंटू आर कितना है, 100। कितना है, 100। और तुमको पता है कि पाई का वैल्यू कितना होता है भाई, 3.14। 3.14 से 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये, 314 मीटर। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। क्या होगा इसका आंसर, डी। कितने स्टूडेंट्स ने आंसर सही किया इसका, 5 लोगों ने। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब देखो, ये ए से बी तुमको जा रहा है ना, तुमको पता है कि ये सेमी सर्कल है कि हाफ सर्कल है कि पूरा सर्कल है, लेकिन ए से बी है, मतलब एक आर्क के बराबर है। ये क्या है, आर्क के बराबर है। तो डिस्टेंस निकालना होगा तो यू हैव टू फाइंड आर्क लेंथ। आपको ये आर्क का लेंथ निकालना पड़ेगा। ये जो ए बी है इसका लेंथ निकालना पड़ेगा भाई, इसका लेंथ तुमको निकालना पड़ेगा। एक फॉर्मूला याद रखना कि जो आर्क लेंथ होता है, आर्क लेंथ, उसका फॉर्मूला हो जाता है आर इंटू थीटा। आर इंटू थीटा, वेयर आर इज रेडियस ऑफ दैट सर्कल। जिस भी सर्कल का वो आर्क पार्ट है वही क्या होगा, ये आर रेडियस, और थीटा क्या है, तो एंगल। वो आर के सेंटर से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। अच्छा, एक और बात, इस थीटा को हम लोग रेडियन में लेते हैं। किस में लेते हैं भाई, रेडियन में लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एंगल दे दिया है तुमको डिग्री में, तो डिग्री में ना रख के इसको किस में लेंगे भाई, रेडियन में लेंगे। किस में लेंगे, रेडियन में। ठीक है ना। अब कोई बोलेगा सर कैसे चेंज करेंगे, तो ये क्या है, 60 डिग्री है ना, इसका कितना हो जाएगा रेडियन में, कितना होगा। एक फॉर्मूला होता है कि थीटा इन रेडियन, थीटा इन रेडियन इक्वल टू थीटा इन डिग्री, थीटा इन डिग्री बाई में 180 इंटू पाई, इंटू पाई। जैसे अगर तुमको निकालना था कि ये 60 डिग्री का कितना होगा रेडियन में, तो क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर लिखोगे डिग्री में कितना एंगल है भाई, 60 डिग्री है, नीचे में क्या है ये 180 डिग्री, और पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया ये पाई बाई 3। कितना हुआ बाबू, ये पाई बाई 3। मतलब ये जो एंगल आया 60 डिग्री, इसको तुम डिग्री में बोलो या तो रेडियन में कितना बोलोगे भाई, ये पाई बाई 3 है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है तुमको ए से बी का, मतलब तुमको इस आर्क का लेंथ निकालना होगा। और आर्क का लेंथ कैसे निकालते हैं, व्हेन यू मल्टीप्लाई रेडियस विथ एंगल जो कि तुमको सेंटर पर दिया होगा, जो आर्क सबटेंड कर रहा है, सेंटर से जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसी को करोगे। मतलब यहां से आर्क लेंथ कितना आ गया, आर्क लेंथ, तो आर इंटू थीटा कितना आया है भाई, तो पाई बाई 3। कितना आया है, पाई बाई 3, मतलब पाई आर बाई 3। कितना होगा इसका आंसर, पाई आर बाई 3। तो करेक्ट आंसर इज पाई आर बाई 3। कितना लोगों ने बोला आंसर से सही, 7 लोगों ने ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस तरह से क्वेश्चन बनाओगे इसको। चलो स्टूडेंट्स, ये तो तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक का कॉन्सेप्ट। फिर है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ए कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन two places at a speed of 40 km per hour and second half at 60 km per hour. Calculate the average speed of the car. तो देखो,
जब भी अगर दो हाफ हाफ इक्वल डिस्टेंस की बात होगी, अच्छे से सुनना, जब भी अगर तुमको दो हाफ हाफ इक्वल डिस्टेंस की बात होगी, जो भी एवरेज स्पीड होगा वो या तो तुमको डिस्टेंस इंटरवल के टर्म में दे सकता है, या तो टाइम इंटरवल के टर्म्स में दे सकता है, या तो देयर विल बी सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्स्ड इंटरवल, मतलब डिस्टेंस इंटरवल भी होगा और टाइम इंटरवल भी होगा एक ही क्वेश्चन में। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आगे चल के, तो डिस्टेंस इंटरवल भी है और टाइम इंटरवल भी है। तो देखो जहां पर भी हाफ मतलब इक्वल इक्वल डिस्टेंस का बात, जैसे मान लो एक कार है, इसी वाले क्वेश्चन में ए से बी आया, ए से बी आया, ठीक है ना, ए से बी 2 प्लस स्पीड, एंड अब फिर आया बी से सी, ठीक है। तो मान लो कि पहले हाफ का डिस्टेंस है एस, कितना है भाई, एस है, तो दूसरे हाफ का भी एस होगा, तो दूसरे हाफ का भी डिस्टेंस कितना हो भाई, एस हो। मान लो कि पहले हाफ में स्पीड दे दिया है, लेट अस अज्यूम v1, कितना दिया है भाई, v1, और दूसरे हाफ में स्पीड दे दिया है v2, ठीक है ना। तो जो v एवरेज आता है, v एवरेज, एवरेज स्पीड, उसका फॉर्मूला हो जाता है 2v1 v2, 2v1 v2 बाई में v1 प्लस v2। एवरेज स्पीड कितना आता है फॉर्मूला भाई, 2v1 v2 बाई में v1 प्लस v2। ये कैसे आया, तो तुम देख लो कि अगर तुम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तुम क्या जानते हो, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ए से सी का डिस्टेंस कितना हो गया, 2s हो गया क्या, ये भी s और ये भी s, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2s, ठीक है। और टोटल टाइम क्या होगा भाई, t1 प्लस t2। तो पहले a से b आने में इसको कितना टाइम लगा, t1, तो कैसे निकलेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस s है, डिस्टेंस या s है, और स्पीड कितना है, v1 है, तो s बाई v1, t1 कितने के बराबर आ गया, s बाई v1, t2 कितने के बराबर आ जाएगा, सिमिलरली s बाई v2। तो बस यहाँ पर जाओ, टोटल टाइम में क्या करोगे, t1 की जगह s बाई v1, t2 की जगह s बाई v2, और देखोगे तुम ये s, ये s और ये s कैंसिल, कॉमन निकालोगे तो यहाँ एलसीएम v1 v2 आएगा, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2v1 v2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो v1 प्लस v2। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब तुम्हारा डिस्टेंस इंटरवल सेम हो, अगर दो हाफ हाफ डिस्टेंस की बात हो रही है और दोनों हाफ में अलग अलग स्पीड दिया है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है, 2v1 v2 बाई में v1 प्लस v2। अब करना क्या है, बस फॉर्मूले में पुट करना है, मतलब 2 इंटू v1 कितना है भाई 40, v2 कितना है 60, अब बाई में v1 प्लस v2, 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100, एक जीरो ये दोनों जीरो कट गया, 6 24 और 2 कितना हो गया 48, कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो ऑलवेज रिमेंबर ये वाला फॉर्मूला कि जब भी इक्वल डिस्टेंस का बात आएगा तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 2v1 v2 बाई में v1 प्लस v2। ये जो क्वेश्चन है वो डिस्टेंस इंटरवल पर बेस्ड है, किस पे, डिस्टेंस इंटरवल पे, ठीक है। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले पर बेस कर देना, इसको मतलब पुट कर देना। आई होप क्लियर होगा ये आपको आंसर, ठीक है। चलो स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन पर आओ। यहाँ पर टाइम इंटरवल का क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है ये भाई, ये टाइम इंटरवल का क्वेश्चन है, टाइम इंटरवल का, ऊपर से इक्वल टाइम इंटरवल है। जैसे उस वो वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्टेंस इंटरवल का बात किया था और इक्वल वाला हमारा फॉर्मूला कितना आया था, v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 बाई में v1 प्लस v2। वैसे ही ये जो क्वेश्चन है वो टाइम इंटरवल का क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो आ जाएगा एवरेज का वो आता है v1 प्लस v2 बाई 2। जब दो इक्वल इंटरवल दिया रहेगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 बाई 2। ऐसे देखो कि मान लो कि इसी यही वाले क्वेश्चन में किस तरह से आया, तो मान लो कि टोटल टाइम लगा इसको, मान लो कि ए से बी गया, ठीक है ना, अब बीच में मान लो कि सी पड़ा, ठीक है। तो ए से सी आने में मान लो इसको टाइम लगा टी, कितना लगा टी, तो बोल रहा है कि जो अगला भी जो डिस्टेंस किया ना उसमें भी इसको सेम टाइम लगा है, टी ही लगा है। देखो तो ए कार हैज टू कवर द डिस्टेंस 60 किलोमीटर, मतलब ए से बी का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है। इफ हाफ ऑफ द टोटल टाइम इट ट्रेवल्स विद द स्पीड दिस and it reached half time its speed becomes 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब दोनों इंटरवल में
मतलब ए से सी अगर तुम देख रहे हो तो यहाँ भी टाइम इसको टी ही लग रहा है, और सी से बी आने में भी कितना टाइम लग रहा है, इसका टी ही लग रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर तुमको एवरेज स्पीड निकालना होगा, यहाँ पर जो काम, यहाँ पर जो बातें की जा रही है वो टाइम इंटरवल में की जा रही है। ठीक है ना, तो पहले वाले में दे दिया है, मान लो कि पहले वाले में दे दे कि V1 से गया था, और दूसरे वाले में दे दे कि V2 से गया था। हम लोग एक जनरल फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, V एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर तुमको नहीं पता है लेकिन टोटल टाइम पता है कि पहले में t और दूसरे में भी t, तो कितना हो जाएगा ये 2t, कितना हो जाएगा 2t। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो पहले वाले में डिस्टेंस कितना हो जाएगा S1, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ स्पीड v1 है और टाइम कितना लगा t, तो ये क्या हो जाएगा v1t, दिस इज योर S1, और S2 क्या हो जाएगा सिमिलरली v2 इंटू t, क्या हो जाएगा v2 इंटू t। तो यहाँ पर ऊपर में क्या आ जाएगा भाई, तो v1t प्लस v2t। अब यहाँ तो तुम देखो कॉमन है, t कैंसिल हो जाएगा, ये t कैंसिल, कितना आ गया ये v1 प्लस v2 बाई 2। देखो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल था इक्वल टाइम इंटरवल था, यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया v1 प्लस v2 बाई 2। तो बस कुछ करना नहीं है, पुट कर दो, क्या आ रहा है, यहाँ पर कितना दिया है, पहला दे दिया 80 और दूसरा दे दिया 40, 80 प्लस 40 बाई 2 कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, कितना हो गया ये 60 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। आ रहा है आंसर ए, आंसर आ रहा है आंसर ए, बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड अपॉन हमारा इक्वल डिस्टेंस इंटरवल भी था और तुम्हारा टाइम इंटरवल का क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हारा मिक्स्ड है, मतलब तुम्हारा डिस्टेंस इंटरवल भी दिया है और टाइम इंटरवल भी दिया है। जैसे मैं स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही बात कर रहा था कि तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा वो एवरेज स्पीड पे डिस्टेंस इंटरवल में भी आ सकता है और टाइम इंटरवल में भी आ सकता है, लेकिन ये जो है वो मिक्स्ड प्रॉब्लम है। क्या है वो, ये मिक्स्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। ए पार्टिकल ट्रेवल्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद अ स्पीड v0। ठीक है, सपोज करो कि एक पार्टिकल ने ए से अपना मोशन स्टार्ट किया, सपोज करो कि ये बी पर स्टॉप किया। ठीक है, तो बोला है कि ए से बी का, मान लो एज्यूम करो कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो s है, कितना है s है। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस दैट मींस इसने कितना ट्रेवल करा होगा s/2, कितना करा होगा s/2। ठीक है, तो s/2 तक इसका जो स्पीड है वो v0 है, कितना है भाई v0 है। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन ने अपना ट्रैक चेंज किया है, अब क्या हो गया, ये द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस यहां पर ही पकड़ना है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है दैट मींस अब जो तुम्हारा s/2 बाकी है, इसमें क्या हुआ है कि इट विल का, ये क्या किया गया, कवर किया गया है पहले स्पीड v1 से हाफ टाइम में और फिर v2 से अदर हाफ टाइम में। ठीक है, मान लो कि ये जो s/2 डिस्टेंस है इसको ट्रेवल करने में 2 घंटे लगे, तो पहले 1 घंटे में उसने v1 से ट्रेवल किया और आगे के 1 घंटे में उसने v2 से ट्रेवल किया। तो देखो अब यहां से c और b से जो है पार्ट हमारा इक्वल टाइम इंटरवल वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो मान लो कि एक और पॉइंट है d। ठीक है, तो c और d के बीच में जो टाइम लगा है इसको मूव करने में, मान लो कि यह हो गया तुम्हारा t, तो d से b में भी कितना लगेगा t ही लगेगा। ठीक है, d से b में भी कितना लगेगा t ही लगेगा एज पर द क्वेश्चन। अच्छा देखो c से d तक कितना स्पीड दिया है v1 दिया है, ये है तुम्हारा v1, और अदर हाफ टाइम इंटरवल में कितना दे दिया है v2 दे दिया है। ठीक है, दैट इज ऑल, यही तुम्हारा पूरा क्वेश्चन है। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है दो इक्वल टाइम इंटरवल में हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, दो इक्वल टाइम इंटरवल में v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। हम लोग क्या करेंगे, ये जो हाफ तुम्हारा था, हाफ पार्ट था, इसको इक्वल टाइम इंटरवल पर बना कर देखते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ का जो एवरेज स्पीड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई v1 प्लस v2 बाई 2। अब तुम्हारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, मतलब पहले हाफ डिस्टेंस में ये v0 से जा रहा है, मूव कर रहा है, और दूसरे हाफ डिस्टेंस में कितना आ गया v1 प्लस v2 बाई 2। और अभी अभी मैंने बोला है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में क्या होता है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2।
ठीक है, ये है तुम्हारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इक्वल डिस्टेंस इंटरवल के लिए। अब बस कुछ करना नहीं है, v1 की जगह क्या हो जाएगा v0 और v2 की जगह क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2। तो बस अब बना लेते हैं। तो जो तुम्हारा फाइनल एवरेज स्पीड आया, फाइनल v एवरेज वो क्या हो जाएगा 2, v1 की जगह क्या हो जाएगा v0। पहले इक्वल डिस्टेंस में कितना स्पीड है v0 है, और लास्ट का जो इक्वल डिस्टेंस है उसमें तुमने कितना स्पीड निकाला है भाई v1 प्लस v2 बाई 2। यहाँ पे कर दो 2v0, यहाँ पर रहेगा v1 प्लस v2 बाई में 2, और डिनोमिनेटर में क्या था v1 प्लस v2। तो v1 की जगह क्या हो गया v0 और v2 की जगह क्या हो गया v1 प्लस v2 बाई 2। अब देखो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे, ऊपर में रहेगा 2v0 v1 प्लस v2, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 है, और एलसीएम आएगा तो ऊपर चला जाएगा 2v0, क्या आ जाएगा 2v0 v1 प्लस v2, और यहाँ पर 2 रहेगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया तुम्हारा, तो फाइनली एवरेज स्पीड कितना आ गया 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2v0 v1 प्लस v2। देखो इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड प्रॉब्लम। यहाँ पर तुम्हारा डिस्टेंस इंटरवल में भी जो दिया हुआ था बात, और टाइम इंटरवल में भी इसने क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दिस इज मिक्स्ड टाइप, ठीक है ना। और इसके पहले जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो या तो डिस्टेंस इंटरवल पे था और या तो टाइम इंटरवल पे था। ये वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारा मिक्स्ड क्वेश्चन है, जिसमें तुमको डिस्टेंस इंटरवल भी दिखा और टाइम इंटरवल भी दिखा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग को रखना है। ओके ओके, रिपीट कर रहा हूं एक बार और। देखो क्या था इस क्वेश्चन में कि तुमको पहला बोला कि हाफ डिस्टेंस इंटरवल में इसका स्पीड v0 है, क्या है v0 है, और जो लास्ट का हाफ डिस्टेंस इंटरवल है इसको दो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने शुरू में ही मान लिया कि इसका डिस्टेंस इंटरवल s है, तो a से c का डिस्टेंस इंटरवल क्या होगा s/2, और c से b का क्या होगा s/2। लेकिन c से b का तुमको स्पीड नहीं दिया है, c से b का ये नहीं दे दिया कि इसका स्पीड v2 था तो तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेते, लेकिन बोला है ये डिस्टेंस इंटरवल को दो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि मान लो कि c से कोई भी एक पॉइंट d पर ये पहुंचा होगा, तो उस समय इसको पहुंचने में अगर टाइम t लगा तो फिर d से b पहुंचने में भी इसको टाइम क्या लगेगा d लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलो ना। मान लो कि टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर था, कितना था 100, तो पहले के जो 50 किलोमीटर है वो आ रहा है वो v0 स्पीड से, इस स्पीड से v0 स्पीड से, और जो लास्ट का 50 किलोमीटर है इसमें इसने क्या किया कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसने दो इक्वल टाइम इंटरवल में इसको स्प्लिट किया। मान लो कि 50 किलोमीटर से कुछ डिस्टेंस चला होगा तो उसको टाइम लगा t, और वहां से कुछ डिस्टेंस और चला होगा तो उसको टाइम लगा होगा t ही लगेगा। ठीक है, ये तुमको क्वेश्चन बोला। तो ज्यादा डिस्टेंस कब ट्रेवल करेगा, जब v1 या v2 जो बड़ा होगा। मान लो v1 ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि इस टाइम इंटरवल t में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर v2 कम है तो ऑब्वियस है इसी टाइम इंटरवल वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। हमने क्या किया कि C से B तक को हमने मान लिया कि ये जो क्वेश्चन है दो इक्वल टाइम इंटरवल का है। कैसा है, दो इक्वल टाइम इंटरवल का है। और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दो इक्वल टाइम इंटरवल होता है उसका एवरेज स्पीड आता है v1 प्लस v2 बाई 2। क्या आता है भाई, हम लोगों ने पढ़ा था v1 प्लस v2 बाई 2। दैट मीन्स C से B का जो स्पीड हो गया एवरेज वो कितना हो गया v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन तो सिंपल हो गया कि पहले इक्वल डिस्टेंस में स्पीड दे दिया v0, और दूसरे इक्वल डिस्टेंस में अब स्पीड कितना हो गया है v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था ये वाला, यहाँ पर देखो मैं बैक ले जा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन आगे है, रुक जाओ। ये वाला क्वेश्चन कि हम लोगों ने याद करो कि पहले इक्वल डिस्टेंस में क्या था v1 और दूसरे इक्वल में क्या था v2 था, तो एवरेज कितना हो गया था 2v1 v2 बाई में v1 प्लस v2। सिमिलरली यहाँ पर v2 की जगह क्या हो गया v1 प्लस v2 बाई 2। यही है, ये जो इक्वल डिस्टेंस है इसमें अब स्पीड कितना हो गया v1 प्लस v2 बाई 2। सिंपल है, 2v1 की जगह क्या हो गया v0, और v2 की जगह क्या हो गया v1 प्लस v2 बाई 2। इस पूरे को मैंने सॉल्व किया तो आंसर क्या आया
2v0 v1 plus v2 बाई में 2v0 plus v1 plus v2। दैट्स ऑल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप इस तरह से सॉल्व करना। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1 second a particle goes from point A to point B in a semicircle as shown in the figure. Find the magnitude of average velocity। बहुत सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट ना। तो आप देख लो कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो कहां से कहां आया है पार्टिकल? ए से बी पर आया है। और अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर सेमी सर्कुलर पाथ पर आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो रेडियस कितना दिया है? 1 दिया है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट? 2 मीटर। कितना होगा भाई? 2 मीटर। ठीक है, तो क्या ठीक है, तो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कर रहा है भाई। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। तो कितना भाई? 2 मीटर। टाइम कितना है? 1 है, तो 2/1 कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इसमें चारों पार्ट का आंसर आपको देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 10 का 1 2 3 4 है, सारे पार्ट का आंसर दो। इस तरह से होगा, ए फार्मर हैज टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ। अभी अभी हमने तुमको डायरेक्शन सेंस का कॉन्सेप्ट दे रखा है, 2-3 लेक्चर पहले मैंने तुमको डायरेक्शन सेंस का कॉन्सेप्ट दे रखा है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। आई थिंक ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, आप वहां से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। किस तरह से करोगे? ए फार्मर हैज टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाते हैं, ऊपर में गया हुआ यही नॉर्थ है ना, दिस इज 500 मीटर। ओके, देन 400 मीटर ड्यू ईस्ट। ईस्ट तो इस तरफ हो गया स्टूडेंट, ये हो गया 400 मीटर। एंड अगेन 200 मीटर ड्यू साउथ। तो देखो, अगर मैं इसको 500 मीटर लेता हूं तो 200 मीटर को थोड़ा केयरफुली बनाएंगे और इतना ही रखेंगे, डायमेंशन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये था तुम्हारा ओरिजिनल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन कहां पर आ गया तुम्हारा? ये फाइनली तुम्हारा यहां पर आकर स्टॉप हो गया, टू रीच इट फील्ड। इफ इट टेक्स 20 मिनट टू रीच द फील्ड, मतलब तुम्हारा यहां से अपने घर से आने में से कितना लगा? 20 मिनट्स लगा। तो क्या होगा? व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड? पूरा डिस्टेंस ऐड करो, 500 मीटर, 200 मीटर, एंड दिस इज योर 200, 5 4 एंड 2 कितना हो गया? ये 1100। कितना हुआ? 1100 मीटर। आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, सेकंड पार्ट पे क्या बोल रहा है ये? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो अभी अभी मैंने तुमको बताया था, डिस्प्लेसमेंट के लिए तुमको क्या करना है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर एक लाइन क्या कर देना है? ड्रॉ कर देना इस तरह से। तो देखो, एक ट्रायंगल तुमको बनता हुआ दिख रहा होगा इस तरह से, ये ट्रायंगल तुमको एक बनता हुआ दिख रहा होगा। ये पूरा अगर 500 मीटर है एंड दिस इज योर 200 मीटर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 300 मीटर। दिस इज 300 मीटर, और ये आपको दे रखा है 400 मीटर। यही ना डिस्टेंस तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यही वाला ना, ये वाला क्या होगा? लेंथ, डिस्प्लेसमेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो तुमको डिस्प्लेसमेंट कितना मिल जाएगा? 500 मीटर। कितना हो जाएगा? 500 मीटर। आ रहा है? थर्ड पार्ट का आंसर है क्या किसी का? क्या बोला है लोग? सेकंड का 500 मीटर है, किसने किसने बोला है? ठीक है, थर्ड क्या है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ फार्मर ड्यूरिंग द वॉक? एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 1100 मीटर। 1100 मीटर बाई में टोटल टाइम कितना लगा इसको जाने में? 20 मिनट। कितना लगा भाई? 20 मिनट। तो कितना हो गया ये? 55 ना, 55 मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट, इसको चेंज करना है तो चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, कुछ कर सकते हो। ठीक है, थर्ड कितना हो गया तुम्हारा? 55 मीटर पर मिनट। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का क्या है? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट में से टाइम को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितना हो गया? 500 मीटर बाई में 20 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा ये? 25 मीटर पर मिनट। कितना आ गया आंसर इसका डिस्प्लेसमेंट वाला? 25 मीटर पर मिनट। आ रहा है स्टूडेंट्स? आ रहा है ना? बहुत अच्छा है। अगर आंसर तुमको सेकंड मीटर पर सेकंड में दिया तो चेंज कर ही सकते हो, मिनट को सेकंड में चेंज कर लेना, जो भी हो। तो बेसिक इसी तरह से आप क्वेश्चन को डील करोगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आप लोग बनाकर रखना, ये वाला क्वेश्चन हमारे होमवर्क के लिए है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है,
एक बार आप लोग थोड़ा सोचना, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे बात करेंगे। जो भी 3 इक्वेशन आता है, एक्चुअली 3 नहीं होता है, वो 4 होता है। जो भी 4 इक्वेशन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ग्राफ्स के क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्वेश्चन आ चुके हैं एनटीएससी में, सारे क्वेश्चन जो कि आने का प्रोबेबिलिटी भी है इस साल, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, और अच्छे से पढ़ाई करो सारे लोग। बाय एवरीवन। Well, good evening, students. Greetings from the platform of Edurise India, a truly integrated platform of online and offline learning. Well, students, previous sessions में हम लोगों ने सोशल साइंसेस को कई नज़रिए से देखा है, और मैं इस बात पर रिपीटेडली जोर देता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको सोशल साइंसेस के फैक्ट्स को की विवेचना करनी है, कैसे सबको जोड़ना है, किस तरीके से घटनाओं का एक क्रम तय करना है, और किस तरीके से इलिमिनेशन के द्वारा, यानी आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो अगर आपने देखा कि पहला, दूसरा, तीसरा सही नहीं होता तो चौथा नेचुरली सही हो रहा है, यानी एक स्ट्रॉन्ग इलिमिनेशन सेंस अपने में डेवलप करना। अगर आप ये सही से विकसित कर सकें, सही से डेवलप करें तो फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे, ये अभी तो आप एनटीएससी एस्पिरेंट हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हैं, आगे के दौर में कभी आप सिविल सर्विसेज की ओर जाते हैं तो वहाँ ये टैलेंट और ये आपका एटीट्यूड, ये आपका रवैया, तरीका आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। तो वेल स्टूडेंट्स, इसी चीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज लेट अस सी आवर क्वेश्चन आयर। जिस तरीके से प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन आयर को आपके सामने रख करके एक एक क्वेश्चन को सिलसिलेवार तरीके से आपने देखा, समझा, आज उसी क्रम को बढ़ाते हैं, वही सफर जारी रहेगा। लेट अस सी द क्वेश्चन आयर ऑफ द डे। वेल स्टूडेंट्स, well student, the question number 1 says, which of the following river is known as Jamuna in Bangladesh? Which of the following river is known as Jamuna in Bangladesh? जमुना जो भारतीय भूमि में है उससे आप बिल्कुल ही अवगत हैं, you know it very clearly, but student, you have got options Ganga, Narmada, Tapi, but the correct option is, students, Brahmaputra. This is Brahmaputra is known as Jamuna in Bangladesh. Well, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फेमस डल लेक। डल लेक को तो आप सभी जानते हैं, जब काफी 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर होता है तो डल लेक जम जाता है। एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, और आप सोशल मीडिया हो या फिल्में हो, कई जगह इसके दृश्य फिल्माए गए हैं, और डल लेक हमेशा ही चर्चा में रहा है। तो बच्चों, डल लेक का जो आंसर है वो आप सभी जानते हैं। स्टिल लेट अस सी, ये डल लेक उत्तराखंड में नहीं है, पंजाब में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। करेक्ट आंसर इज कश्मीर। कश्मीर में डल लेक है, और आप सभी बच्चे इस बात से कमोबेश अवगत भी हैं। फिर भी आप सभी जानते हैं कि डल लेक इज ए फेमस टूरिस्ट प्लेस। वो कहते हैं शिकारा, इस तरीके का बोट्स होता है शिकारा, एक खास प्रकार का लग्जरी बोट की तरह है, जिसमें लोग तफरी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। एक उसमें वो रिहायशी है, रेसिडेंशियल टाइप का है। तो डल लेक एक मशहूर लेक है, और वो कश्मीर में है। वेल स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is the longest river in India? India में longest river, ये of the following which one is the longest? देखें, 1 गंगा, B नर्मदा, C ब्रह्मपुत्र एंड D गोदावरी। बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा। वो गंगा जो आपके, इफ यू आर इन पटना, गंगा इज वेरी मच इन पटना। ये पाटलिपुत्र जो है, पटना है, वो गंगा के किनारे ही बसा है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये इसको जल दुर्ग मानते थे। अभी जैसे पुल पुलिया नहीं थे, अभी जैसी टेक्नोलॉजी प्राचीन समय में नहीं थी, तो वो लैंड
जो कि रिवर से घिरा होता था उसको अभेद्य मानते थे, उसको सेफ मानते थे। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसको पाटलिपुत्र को एक जल दुर्ग के तौर पे वाटर फोर्ट की तरह देखा जाता था। उसकी वजह क्या थी? ये है गंगा। तो लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है गंगा। और आज जो आप गंगा को पा रहे हैं बच्चों, अगर आप पटना से जुड़े हैं, पटना में अगर आप गंगा को देखते हैं तो उसकी जो आज की पार्ट है वैसी पार्ट नहीं थी। उसकी जो विड्थ थी, उसकी जो चौड़ाई थी, वो एक अलग थी। पूरा एक पटना कलम है बच्चों। जब ये कैमरे नहीं थे और चित्रकारियां होती थी, मैनुअली होती थी, तो पटना की एक चित्रकारी बड़ी मशहूर थी जिसे पटना कलम के नाम से जाना जाता है। यानी पटना का एक खास आर्ट, पटना की खास कलाकारी। तो बहुत से चित्र उकेरे गए हैं गंगा के। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, गंगा के ऐसे चित्र उकेरे गए हैं, हाथों की बनाई चित्र है वो। 17वीं 18वीं सदी की वो जो चित्र है वो गंगा के पाट को बहुत ही बड़ा दिखा। यानी पटना जो कि गंगा के किनारे बसा है, प्राचीन काल में एक जल दुर्ग के तौर पर था। आपको एक विशेष जानकारी आपके लिए। और बाद के समय में आज से 200-250 पहले जो चित्रकारियां की गई, मैनुअली चित्रकारियां की गई, उसमें पाया जाता है कि गंगा का पाट जो है उसको बहुत ही चौड़ा दिखाया गया है। तो बच्चों ये है गंगा का। अभी तो गंगा स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, गंगा का क्लीनिंग की भी बात चल रही है, गंगा में गंदगी न डालें इसकी भी बात चल रही है। यानी गंगा बहुत, एक तो धार्मिक दृष्टि से, हिंदुओं के लिए धार्मिक दृष्टि से ये बहुत ही पवित्र मानते हैं गंगा को। गंगा का किनारा ऐसा होता है जहां कई त्योहार, खास त्योहार जो बिहार का है, छठ मनाया जाता है। तो गंगा पवित्र ही नदी नहीं है, बल्कि इन लॉन्गेस्ट आउट ऑफ 4 विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर? तो करेक्ट आंसर है ए गंगा। गंगा लॉन्गेस्ट रिवर है इन चारों। वेल स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज इंडियाज रिवर ऑफ सॉरो? किस नदी को शोक की नदी, दुख की नदी, रिवर ऑफ सॉरो मतलब दुख की नदी, शोक की नदी कहते हैं? ये आप देखें बच्चों, अभी तो डैम बन गए और वाटर कई प्रकार का इम्बैंकमेंट को सेव करके एक हद तक, पूरी तरीके से तो महफूज नहीं किया जा सका है, लेकिन एक हद तक एक वाटर का ये जो है फ्लड मैनेजमेंट अपनी जगह पर है, यानी बाढ़ प्रबंधन है। लेकिन वो समय हुआ करता था जब इसकी टेक्नोलॉजी सीमित थी, तो जो नदियां बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होती थी, बाढ़ लाती थी, बाढ़ की विभीषिका लेके आती थी, वो दुख का कारण बनती थी। जान माल की क्षति होती थी, खेती बाड़ी सब चौपट हो जाता था, लोग बेघर हो जाते थे, तो दुख का कारण था। तो ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज इंडियाज रिवर ऑफ सॉरो? देखिए कई नाम दिए गए हैं बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा, बिहार में है कोसी। इसका करेक्ट आंसर है डी, कोसी। कोसी को दुख की नदी बोलते थे। और आज भी कोसी जब उफान पर होती है, और आज भी कोसी की बाढ़ की विभीषिका से लोग तबाह होते हैं, त्रस्त होते हैं, तो उसे दुख की नदी, रिवर ऑफ सॉरो कहा जाता है। वेल स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। इन विच स्टेट इज जोग फॉल्स लोकेटेड? आपके पास 4 स्टेट्स के नाम हैं, इसमें करेक्ट आंसर है बच्चों कर्नाटका। आप ये जो फैक्ट्स है इसको स्मरण रखें, कुछ को आप याद रखें, कुछ को बार बार देखें, जिससे आप बिल्कुल ही जैसे ही क्वेश्चन आए आप उसका जवाब देने में सक्षम हो सके। अब आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। बाय विच नेम डज द ब्रह्मपुत्र इंटर इनटू इंडिया? When Brahmaputra enters India, by which name does the Brahmaputra enter into India? देखिए कोई एक नाम होता है, जैसे घर में अगर आपका नाम मान ले ये सोनू कुमार है, हो सकता है घर में आपको कोई मोनू के नाम से पुकारता हो। तो एक ही का नाम 2-3 भी हो सकता है। उसी तरीके से नदियां भी हैं, जब नदी इंटर करती है ब्रह्मपुत्र, वो किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए एक दिहांग, दूसरा मानस, तीसरा सैंगो और चौथा धनश्री। बच्चों आउट ऑफ 4 द करेक्ट आंसर इज दिहांग।
वेल स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आपको हमेशा अपनी स्मृति में, अपनी याद में रखना पड़ेगा। जब कभी ज्योग्राफी की बात होगी, ज्योग्राफी के जो नॉमेनक्लेचर्स हैं, जो नाम आते हैं, उसको आपको कहीं कहीं याद रखना होगा, कहीं कहीं आप कंसेप्चुअली भी उसको समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। वेल स्टूडेंट्स, रिवर दामोदर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल। अभी हम लोगों ने देखा ना, कोसी को दुख की नदी, रिवर ऑफ सॉरो कहते हैं। अब एक और नाम आपके सामने है, रिवर दामोदर। इसको भी क्या कहते हैं? रिवर दामोदर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल, बंगाल का दुख, बंगाल का सॉरो। बिकॉज, क्योंकि इट, अब आपके पास चार ऑप्शन है, गेट्स फ्लडेड आफ्टर कॉजिंग हैवॉक, causes maximum soil erosion, C forms number of dangerous waterfalls, and D is not a perennial river. तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, gets flooded after causing havoc. Havoc cause करता है, gets flooded. इस वजह से उसे, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कोसी के बारे में, बाढ़ की विभीषिका की वजह से जान माल की कैसी क्षति होती है, कितना दुख होता है, लोग बेघर होते हैं। तो वो क्या हुआ? सोर्स ऑफ सॉरो हुआ, दुख का कारण हुआ। उसी तरीके से रिवर दामोदर बंगाल में सॉरो ऑफ बंगाल कही जाती है, क्योंकि गेट्स फ्लडेड आफ्टर कॉजिंग हैवॉक। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, शायोक इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ये गलत लिखा गया, इंडिया नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे लिखिए, इंडस लिखिए, इसको इंडस, ये रिवर का नाम है इंडस, इसको ऐसे काटिए। ठीक है बच्चों, करेक्ट कर लीजिए आप अपने पास। ये जो होगा, शायोक इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, इंडस, चेनाब, सतलज। ये चारों में करेक्ट आंसर है बच्चों इंडस, ये करेक्ट आंसर होगा। ये इंडिया को आप सुधार लीजिए, इंडिया की जगह पे आप इंडस लिखें, करेक्ट आंसर होगा इंडस। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। बाय व्हाट नेम इज द गंगा नोन इन बांग्लादेश? बच्चों, अभी हमने बताया था, अभी ब्रह्मपुत्रा को देखा ना, दिहांग नाम से ब्रह्मपुत्रा को आपने देखा, अभी हमने उसको जोड़ा एक आम आदमी के नाम से भी, एक उसका घर में नाम होता है, एक बाहर में नाम होता है, एक व्यक्ति के 2-3 नाम भी हो सकते हैं। तो यही प्रिंसिपल रिवर्स में भी हो सकता है, किसी क्षेत्र में वो किसी नाम से पुकारी जा सकती है नदी, आगे बढ़ने पर उसको कोई और नाम से पुकारा जा सकता है। यही बात है, what name is the गंगा नोन इन बांग्लादेश? तो बच्चों, आपके पास 4 ऑप्शन है, भागीरथी होगा नहीं, रूप नारायण होगा नहीं, नुब्रा होगा नहीं, पद्मा जानते हैं, पद्मा। करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। लोग कहते हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, फिश के लवर्स हैं, बंगाल में कहते हैं कि पद्मा रिवर का हिल्सा बोलते हैं शायद, तो उसकी क्वालिटी को वो बहुत ही अच्छा मानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसुलर रिवर इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग? पहले पेनिसुला को समझें। पेनिसुला से पेनिसुलर बनता है, यानी एक तरफ से लैंड से कनेक्ट है, बाकी तरफ वाटर से सराउंडेड है, ये पेनिसुलर हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसुलर रिवर इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग? बच्चों, महानदी, गोदावरी, तापी, कावेरी। आप याद रखें कि वेस्टवर्ड फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर में करेक्ट आंसर होगा तापी। करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी, तापी। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। बच्चों, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? ये इधर नदियों के नाम है और इधर शहर के नाम है। कौन सी नदी किस शहर के पास है, इसको आप देखें। तो अब देखें कितने पेयर्स हैं, नर्मदा, जबलपुर, गोदावरी, नासिक, महानदी, कटक। अब इसके 4 ऑप्शन हैं, लेकिन ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं बच्चों, बहुत ही सिंपल है। नर्मदा का ये करेक्ट होगा, जबलपुर में है, गोदावरी, नासिक और महानदी, कटक, ये आंसर होगा। यानी अब देखें कौन सा ठीक है। 1, 2, A, B, C और D में
कौन सा करेक्ट हो रहा है बच्चों? तो डी हो रहा है। आपने देखा नर्मदा जबलपुर, गोदावरी नासिक और महानदी कटक, ये करेक्ट अलाइनमेंट है और करेक्ट अलाइनमेंट को बता रहा है ऑप्शन डी, इसलिए ये सही हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। वेल स्टूडेंट्स, द हिमालयन रिवर्स आर, हिमालयन रिवर यानी जिनका उद्गम, जिनका स्रोत, जहां से वो निकलते हैं, तो हिमालयन रिवर्स आर क्या है? मॉनसून फेड। क्या मॉनसून की वजह से वो रिवर है हिमालयन रिवर? नहीं। सीजनल, हिमालयन रिवर सीजनल होगी? नहीं। तीसरा क्या है? स्नो फेड, बर्फ की वजह से स्नो फेड है, वो स्नो फेड है, बर्फ से सपोर्टेड है, बर्फ से सोर्स्ड है, तो स्नो फेड। और तीसरा इफिमेरल। इफिमेरल का अंग्रेजी में मतलब होता है टेम्पररी ही होता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, यानी टेम्पररी शॉर्ट टर्म। यानी अगर हिमालयन रिवर होगा तो वो मानसून फेड नहीं होगा। मानसून पर निर्भर होगा हिमालयन रिवर? नहीं होगा। सीजनल होगा? मौसमी होगा? नहीं होगा। इफिमेरल होगा? नहीं होगा। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा। यानी करेक्ट आंसर है बच्चों स्नोफेड। तो करेक्ट आंसर हुआ हिमालयन रिवर्स आर स्नोफेड। राइट आंसर इज सी। विच अमंग दीज बिल्ड अ कॉमन डेल्टा? अब देखिए बच्चों, कॉमन डेल्टा, वेटलैंड होता है ना, जैसे रिवर फ्लो कर रहा है, वो जो वेटलैंड हो जाता है, थोड़ी दलदली आप कह सकते हैं वेटलैंड हो जाता है, उसे हम लोग डेल्टा के तौर पे जानते हैं। तो विच अमंग दीज बिल्ड अ कॉमन डेल्टा, कॉमन वेटलैंड बनाता है? तो क्या है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा। अब इसमें से करेक्ट आंसर देखें बच्चों, तो इनफैक्ट ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये बनाएगा। तो ये करेक्ट आंसर होगा बच्चों इसका। देखिए ए में 1 और 4 नहीं, बी में 1 और 3 नो, सी में 1 और 2 करेक्ट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से बच्चों आप समझते बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू विच ट्रीटी इंडिया ओनली यूज 20% ऑफ टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर सिस्टम। जब कभी कोई नदी कई देशों के बीच से गुजरती है, उसका उद्गम कहीं, प्रवाह कहीं, फिर आगे वो बढ़ती है, तो जो भी देश उससे जुड़े होते हैं वो उसके सही यूटिलाइजेशन के लिए एक ट्रीटी करते हैं, एक संधि होती है। तो कौन सी ऐसी ट्रीटी है जिसके तहत इंडिया यूज ओनली 20% ऑफ टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर सिस्टम? इसका करेक्ट आंसर है बच्चों इंडस रिवर सिस्टम है, तो इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। बच्चों और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज वृद्ध गंगा? अभी नामकरण की बात हुई थी ना, तो किस रिवर को वृद्ध गंगा बोला जाता है? तो आपके पास कई नाम हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और डी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। तो गंगा जी से है, वृद्ध गंगा, तो इसका करेक्ट होगा आंसर गोदावरी। आप बस याद रखें यहां से वृद्ध गंगा में जी है और गोदावरी में भी बच्चों जी है, तो वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं। कि आपको सरलीकरण किया हमने, याद रखने के लिए ये ट्रिक बताया। वृद्ध गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को। वेल स्टूडेंट, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। डैम्स के बारे में आप सभी जानते हैं और एक बहुत ही जाना पहचाना नाम आता है डैम्स में, भाखरा नंगल बांध। भाखरा नंगल मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ, ये जो भाखरा नंगल मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है वो किसका जॉइंट वेंचर है? कई स्टेट मिलकर के वो जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखें कौन से स्टेट्स भाखरा नंगल मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट में शामिल है। तो पहला आता है पंजाब हरियाणा, दूसरा है बी पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान, तीसरा पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल और चौथा पंजाब हिमाचल प्रदेश। तो बच्चों करेक्ट आंसर होगा बी पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस? सीक्वेंस का मतलब
सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस, एक के बाद एक, 1 2 3 4 5 6 अगर हो तो ये क्या हो गया, एक न्यूमेरिक सीक्वेंस हो गया। अगर एक के बाद हम एक सीक्वेंस हुआ 1 2 3 4 5 6, ये एक सूत्र हुआ, एक धारा हुई, इसे एक सीक्वेंस बोलते हैं। तो विच इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स? गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड तापी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब चढ़ता हुआ, डिसेंडिंग उतरता हुआ। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा बच्चों? लेंथ का डिसेंडिंग ऑर्डर, लंबाई का डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे लंबा, उससे कम लंबा, फिर उससे कम लंबा, फिर उससे कम लंबा। यानी वो रिवर जो सबसे लंबा है, उसके बाद उससे कम लंबी नदी, उसके बाद फिर उससे कम लंबी नदी, फिर उससे कम लंबी नदी, यानी ये क्या हो गया? एक सीक्वेंस हुआ। तो क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स? रिवर्स के नाम दिए हुए हैं गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड तापी, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में या लंबाई में उनका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए क्या क्या आता है बच्चों, आप बस याद कर लें, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। गोदावरी के बाद नर्मदा, फिर महानदी, फिर तापी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी। आप याद रखें, पहला गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, फिर महानदी एंड देन तापी। सो दिस इज बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, which of the following is true with regard to characteristic of the Himalayan rivers? हिमालयन रिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के संदर्भ में ट्रू है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके जो फीचर्स हैं, उसके संदर्भ में ट्रू है। कौन सी बातें? 4 पॉइंट दिए हुए हैं, अब आपको समझना है। मेनी ऑफ देम हैव देयर सोर्सेज इन इनर हिमालयाज, ठीक है, उनका उद्गम इनर हिमालय में है, ये सही है। दे हैव पीरिनियल फ्लो, स्नोफेड है, स्नो माउंटेन है, वो पीरिनियल फ्लो है, यानी लगातार वो बहते हैं, सूखते नहीं है। पीरिनियल फ्लो, पीरिनियल का मतलब लगातार फ्लो, कंटिन्यूअस फ्लो, सूखने का वाला नहीं, सीजनल नहीं, मानसून वाली नदियां नहीं, मानसून बेस्ड नहीं, पीरिनियल। पीरिनियल यानी दे हैव पीरिनियल फ्लो, ये भी सही है। यानी मेनी ऑफ देम हैव देयर सोर्सेज इन इनर हिमालय, ये सही निकला। दूसरा, दे हैव पीरिनियल फ्लो, ये भी सही है। तीसरा क्या है? दे हैव ए ग्रेट कैपेसिटी ऑफ इरोजन। इरोजन जैसे अपनी, इरोजन किसको कहते हैं? मतलब इरोड करना। जैसे धारा चलती है तो क्या करती है? किनारे को इरोजन करती है, उसको काटती हुई। चलिए, इरोजन, सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन। तो ये भी दे हैव ए ग्रेट कैपेसिटी ऑफ ग्रेट कैपेसिटी फॉर इरोजन, ये भी सही है। पीरिनियल फ्लो है, फोर्स है, उनमें कैपेसिटी फॉर सॉइल इरोजन फॉर इरोजन है। यानी एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है। और चौथा, दे डू नॉट फॉर्म जॉर्जेस। तो क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिमालयन रिवर्स? तो अब देखते हैं, हमें 3 सही मिला है, तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी, यानी 1 2 3। ये उसके हिमालयन रिवर्स की फीचर्स हुए, उसकी विशेषताएं हुई, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। वेल स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग पेयर्स। फॉलोइंग, ये पेयर्स को मैच करें। जैसे देखें, रिवर इंडस। अब ये इंडस रिवर है, उसका ओरिजिन कहां है? गंगा है, गंगा का ओरिजिन कहां है, उद्गम कहां है? फिर देखें, गोदावरी का उद्गम कहां है, नर्मदा का उद्गम कहां है? इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, इंडस के लिए सही होगा तिब्बत, इसका ओरिजिन कहां है? तिब्बत। गंगा के लिए सही होगा बच्चों उत्तराखंड, ठीक है बच्चों। फिर नर्मदा के लिए सही होगा बच्चों मध्य प्रदेश, और गोदावरी के लिए सही होगा बच्चों महाराष्ट्र। अब हम लोग देखते हैं कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि इससे मैच करता है। यानी एक इससे, ए क्या होना चाहिए? ए का 2 होना चाहिए, तो ए का 2 है। बी का 1 होना चाहिए, तो बी का 1 है। सी का
4 होना चाहिए, हाँ। गोदावरी महाराष्ट्र, सी का 4 है, और नर्मदा मध्य प्रदेश यानी डी का 3 है। करेक्ट आंसर इसमें बच्चों हुआ ए। तो करेक्ट आंसर इज ए। वेल, अब आगे देखते हैं बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सही से मैच नहीं है। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखें हम लोग, रिवर का नाम दिया हुआ है, नदी का नाम है और सिटी का नाम है। तो अब देखते हैं, गोमती, गोमती नदी लखनऊ के लखनऊ गोमती नदी के पास के किनारे है, तो ये करेक्ट हो गया, ये सही है। सरयू, सरयू तो जानते ही हैं, अयोध्या राम, ये कथाएं हैं, शास्त्र कहता है, कई ग्रंथ कहते हैं कि अयोध्या राम जन्मभूमि है, और सरयू में भगवान श्री राम की जब बात होती है तो कहते हैं सरयू में उन्होंने प्राण त्यागा था। तो सरयू क्या हुआ, अयोध्या के पास, तो ये भी करेक्ट हो गया। अलकनंदा, अलकनंदा बद्रीनाथ, ये भी सही हो गया। नर्मदा सतना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो बच्चों ये होगा, दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, यानी डी होगा, डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। बाकी ये सही करेक्टली है, गोमती लखनऊ, सरयू अयोध्या और अलकनंदा बद्रीनाथ। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज बिटवीन विंध्य एंड सतपुरा रेंज। विंध्य और सतपुरा की पहाड़ियां जो हैं, उस रेंज में कौन सा रिवर फ्लो करता है। तो कई नाम आते हैं, नर्मदा, सोन, माहे और नेत्रावती। बच्चों इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा। नर्मदा को भी पवित्र नदियों में मानते हैं, नर्मदा की भी परिक्रमा करते हैं, जैसे गंगा को पवित्र नदी मानते हैं, नर्मदा को भी पवित्र नदी मानते हैं। कभी भी आपने देखा होगा, जब कभी पुरोहित कोई संकल्प लेते हैं, किसी पूजा के लिए संकल्प लेते हैं या आचमन करते हैं, या फिर वो पूजा की जो लुटिया होती है, जो पूजा का कटोरा होता है, उसमें कोई मंत्र पढ़ते हैं, आवाहन करते हैं, तो गंगा, यमुना, गोदावरी, ये सारे नाम लेते हैं, और नर्मदा, सब इन पवित्र नदियों का नाम लेते हैं। तो नर्मदा जो है, नर्मदा को तो आप ऐसे जानते हैं, क्योंकि जब कभी पूजा पाठ होता है तो नर्मदा का भी स्मरण करते हैं और पवित्र नदियों में मानते हैं उसको। लोग इसका परिक्रमा भी करते हैं नर्मदा का। तो अब ये सतपुरा और विंध्य पहाड़ियों के बीच में कौन बहता है, तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों नर्मदा। करेक्ट आंसर इज ए। अब आगे बढ़ते हैं, विच रिवर टर्म्ड एज गंगा ऑफ साउथ। साउथ की गंगा किसे कहते हैं बच्चों, आपके पास देखिए रिवर्स के नाम है, नर्मदा, तापी, कावेरी। बच्चों कावेरी को भी पवित्र नदी मानते हैं, कावेरी पवित्र नदी मानी जाती है और इसे गंगा ऑफ साउथ कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी, कावेरी। कावेरी को भी गंगा, साउथ की गंगा मानते हैं, पवित्र नदियों में उनकी कावेरी की गिनती होती है। उसका अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, उसे साउथ की गंगा कहते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, वुलूर लेक ऑफ कश्मीर इज एन ऑक्सबो लेक फॉर्म्ड बाय ब्लॉकिंग ऑफ आइस। तीसरा, लेक फॉर्म्ड बाय टर्मिनल मोरैनिक डैम। और चौथा, लेक फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सबो लेक। ऑक्स की तरह खूर, ऑक्सबो लेक। ऑक्स का मतलब बैल, बैल। सो ऑक्सबो लेक इज क्या है, ये वुलूर लेक ऑक्सबो लेक है। इस बात को आप ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा बिकॉज, देखिए जब वेस्टर्न घाट आप सुनते हैं, ईस्टर्न घाट सुनते हैं बच्चों, ये नहीं सोचिए वो घाट है, वो सभी हिल रेंज हैं, सभी रेंज हैं, पहाड़ियों की श्रृंखला है। जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट पहाड़ियों की श्रृंखला है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड, मतलब पश्चिम की ओर बहता है,
वेस्टर्न घाट से पश्चिम की ओर बहने वाले, जो कि डेल्टा नहीं फॉर्म करता है। क्यों नहीं डेल्टा फॉर्म करता है? इसलिए डेल्टा फॉर्म नहीं करता है, स्लोप ज्यादा रहेगा, ढलाव ज्यादा रहेगा, तो फिर क्या होगा, वो डेल्टा फॉर्म नहीं होगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑफ द हाई ग्रेडियंट, यानी ज्यादा ढलान, ज्यादा उतार, तो डेल्टा फॉर्म नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन आता है, इस पर ध्यान देंगे आप। द लोअर हाउस, कल वाले सेशंस में हम लोगों ने लोअर हाउस और अपर हाउस की बात की थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी देखा था, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में देखा था कि जो हाउसेस हैं, अपर हाउस को क्या बोलते हैं, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। निचले सदन को क्या बोलते हैं, उसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो संसद है, लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, उसको क्या कहते हैं, तो एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो बच्चों पार्लियामेंट में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा, तो ये कटता जाएगा ना। पार्लियामेंट है, संसद है, उसमें विधान परिषद नहीं होगा, विधानसभा नहीं होगा। ये तो स्टेट में होता है, राज्यों में विधानसभा होती है, राज्यों में विधान परिषद होता है। लेकिन पूरे देश की संसद की बात करेंगे तो पूरे देश की संसद में क्या है, एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। तो अपर हाउस को क्या कहते हैं, राज्यसभा, और लोअर हाउस को क्या कहते हैं बच्चों, लोकसभा। तो लोअर हाउस का सही नाम, द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड लोकसभा। यानी दो सदन हुए ना भारतीय संसद में बच्चों, ऊपरी सदन को राज्यसभा बोलेंगे, निचली सदन को लोकसभा बोलेंगे। तो निचली सदन मतलब लोअर हाउस, तो इंडियन पार्लियामेंट का लोअर हाउस लोकसभा है। अब और एक क्वेश्चन आता है बच्चों, इस पर ध्यान दें आप। न्यू हाई कोर्ट इज क्रिएटेड ऑन विच फॉलोइंग स्टेट। देखिए बच्चों बहुत से स्टेट्स हैं, अब विच फॉलोइंग स्टेट की बात होती है। 2019 में दो न्यू हाई कोर्ट्स आए हैं, एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों तेलंगाना। 2019 में ये हाई कोर्ट की बेंच यानी हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। सो वेल स्टूडेंट्स, आप ये इसमें बहुत से डेटा हैं, बहुत से स्टैटिस्टिक्स हैं। आपको सारी डेटा स्टैटिस्टिक्स में कुछ को तो अपने लॉजिक के जरिए, कुछ को मीमांसा के जरिए, विवेचना के जरिए, एनालिसिस के जरिए याद रखना है, और कुछ को बच्चों आपको बिल्कुल ही याद रख लेना है। आप 2 बार 4 बार उस पे अपनी नजर डालते रहेंगे तो देखते देखते वो आपके स्मृति में आ जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा, और फिर आप बहुत आसानी से वैसे सवालों का जिसको याद करना है उसका जवाब दे सकेंगे। और एक बार जब आपके वो माइंड में सेटल हो जाएगा वो फैक्ट, तो जब कभी उससे जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप बड़ी आसानी से उसका जवाब दे सकेंगे। तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग आगे के सेशंस को करते रहेंगे, विवेचना करेंगे, समझेंगे, जोड़ेंगे, सेंस ऑफ इलिमिनेशन को अप्लाई करेंगे, और इस तरीके से जवाब तक पहुंचते रहेंगे। फाइन बच्चों, आई होप you are finding your learning very interesting. I wish you all the best. आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। Stay blessed. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduraisindia.com to join our live classes.